आज हम अध्ययन करेंगे उस चैप्टर का नाम है सारणिक। सारणिक है क्या, इस पर चर्चा करें। तो पिछली कक्षा में हमने आव्यूह का अध्ययन किया था। वर्ग आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो। एक ऐसा ही अवयवों का समुच्चय लिया गया है या समूह लिया गया है जिसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हैं। इनको यदि 2 दंड आलेख के बीच में निरूपित किया जाए तो इसी तरह के निरूपण को हम सारणिक के नाम से जानते हैं। जब इसमें पंक्तियों की संख्या 3 और स्तंभों की संख्या 3 हो तो हम इसे तृतीय कोटि का सारणिक कहते हैं। फिर द्वितीय कोटि का सारणिक, तो जिसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ हो। तो इसी प्रकार से चतुर्थ कोटि का सारणिक, पंच कोटि का सारणिक भी संभव हैं और होते हैं। आव्यूह में हमने 2 आव्यूहों का योग, अंतर, गुणा का अध्ययन किया। सारणिकों में हम योग और अंतर का अध्ययन नहीं करेंगे, अपितु यहाँ पर इस दिए गए सारणिक का मान ज्ञात करना हमको सीखना है। तो किसी सारणिक के मान को ज्ञात करना, तो द्वितीय कोटि के सारणिक का मान कैसे ज्ञात करना है और तृतीय कोटि के सारणिक का मान कैसे ज्ञात करना है, ये सीखेंगे। तो द्वितीय कोटि के सारणिक का मान ज्ञात करना बहुत ही आसान है। तो एक द्वितीय कोटि का सारणिक यहाँ लिख लेते हैं, 1 2 3 4। मान ज्ञात करने के लिए 1 का गुणा 4 से करेंगे, ऋण चिन्ह लगाना नियम है, और 3 का गुणा 2 से कर देंगे। तो 4 एकम 4, 3 दूनी 6, घटा दिया आ गया ऋण 2। ये हो गया आंसर। अब तृतीय कोटि का सारणिक कैसे लिखें और उसका मान कैसे ज्ञात करें। तो तृतीय कोटि के सारणिक का मान ज्ञात करते हैं। तो एक तृतीय कोटि का सारणिक लिया, 1 4 7 3 5 9 4 2 0। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए हम एक अवयव को लिख लेते हैं। जैसे मान लो 1 को लिया। अब इसके सामने इस प्रकार से वो जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है उसको पूरा छोड़ दीजिए। तो ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा। तो बचा क्या, 5 9 2 0। उसके सामने सारणिक के रूप में लिख दीजिए 5 9 2 0। फिर यहाँ लगाएंगे माइनस और लिखेंगे 4 को। फिर वैसे ही एक सारणिक बनाएंगे द्वितीय कोटि का। और ये द्वितीय कोटि का सारणिक कैसे बनेगा, तो 4 जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ना है और जिस स्तंभ में है उसको छोड़ना है। तो बचेगा क्या, 3 4 और इधर का 9 0, ये लिख लिए। फिर 7 को लिखना है, धन लगा के लिखना है। इसके धन ऋण चिन्ह का कारण अभी आगे चल के बताएंगे। अब 7 जिस स्तंभ में है और जिस पंक्ति में है उसको छोड़ दीजिए। तो बचा 3 5 4 2, 3 5 4 2। इसके सामने इस प्रकार से लिख लेंगे। अब प्रत्येक अंक के सामने जो सारणिक लिखा हुआ है वो द्वितीय कोटि का है। और द्वितीय कोटि का सारणिक कैसे हल करते हैं, हमने देखा। 1 5 का गुणा 0 से 5 0 0, ऋण 2 का गुणा 9 से 18, ऋण 4 3 का गुणा 0 से और 4 का गुणा 9 से 36, धन 7 3 का गुणा 6 से और 5 का गुणा 4 से। इस प्रकार लिख लेंगे। 1 का गुणा ऋण 18 से, 0 में 36 गया ऋण 36, 36 का गुणा 4 से 144, और 6 में 20 गया 14, 7 चौक 28 और 7 दूनी 7 एकम 7, ये आ गया 98। जोड़ लीजिए, 8 8 16, हाथ में 1 10 11, 116, धन 144। 144 में 16 घटा दो, 14 में 6 गया 8 और 13 में 11 गया 2, धन 28 इसका आंसर आता है। इस प्रकार से हम द्वितीय कोटि का और तृतीय कोटि के सारणिक का प्रसार कैसे करते हैं हमने देखा। अब हम देखेंगे उप सारणिक क्या है। तो जैसे कोई सारणिक लिखा तो सारणिक का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है A11, A12, A21, A22। तो यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट्स लिया गया है वो सेकेंड ऑर्डर का है, यानी द्वितीय कोटि का सारणिक है। अब इसका उप सारणिक लिखना है। तो उप सारणिक कैसा होगा,
तो सारणिक के अंदर स्थित प्रत्येक अवयव का एक उपसारणिक होता है। वो कैसे लिखेंगे? तो A11 का उपसारणिक। तो जिस अवयव का हमको उपसारणिक लिखना है उसके लिए क्या करना है, वो जिस रो में हो उस रो को छोड़िए, यानी ये रो छूट जाएगा, और जिस कॉलम में है उस कॉलम को छोड़ दीजिए तो ये भी छूट जाएगा। तो बचा क्या? A22। तो ये इसका उपसारणिक हो गया इस प्रकार से। फिर दूसरा अवयव क्या है? A12। तो A12 का उपसारणिक। इसको लिखने के लिए 1 2, तो पहली पंक्ति छूट जाएगा, दूसरा स्तंभ छूटेगा, तो बचा क्या? A21। फिर ये अवयव ले लिए A21 का उपसारणिक। तो ये दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ देंगे, तो ये देखिए दूसरी पंक्ति छोड़ दिए और पहला स्तंभ छोड़ दिए, तो क्या बचा? A12। फिर A22 का उपसारणिक लिखना हो तो दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ दीजिए, तो क्या बचा? A11। इस प्रकार से द्वितीय कोटि के सारणिक के प्रत्येक अवयव का हमने यहाँ पर क्या लिख लिया? उपसारणिक। अब एक उदाहरण के माध्यम से अगर देखा जाए तो -1 2 3 और ये ले लिए 4 का या के प्रत्येक अवयव का उपसारणिक लिखिए। तो प्रत्येक अवयव का उपसारणिक लिखना है, मतलब उपसारणिक को माइनर्स बोलते हैं। तो ऋण 1 का उपसारणिक, चूंकि इसको माइनर्स बोलते हैं और जो ऋण 1 ले रहे हैं वो कहाँ पर है? पहली पंक्ति पहले स्थान पर, इसलिए इसको M11 से भी डिनोट कर सकते हैं। अब कौन सा पंक्ति छोड़ देंगे? पहला पंक्ति और पहला स्तंभ, तो मिलेगा क्या? 4। फिर लिखेंगे 2 का उपसारणिक। तो ये कहाँ पर है? 2 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो M12 से इसको डिनोट कर सकते हैं। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ने से बचा क्या? 3। फिर लिखना है 3 का उपसारणिक। ये कहाँ पर है? दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो M21 के नाम से जानेंगे और इसका मान मिलेगा 2। फिर 4 का उपसारणिक, तो ये कहाँ पर है? दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में, तो M22, तो इसके लिए मिलेगा -1। तो इस प्रकार से हम किसी दिए गए सारणिक के प्रत्येक अवयव का उपसारणिक ज्ञात करते हैं। अब हम देखते हैं तृतीय कोटि के उपसारणिक का, तृतीय कोटि के सारणिक का उपसारणिक। तो ये ले लीजिए उदाहरण के लिए 1 2 4 3 2 1 5 7 9। तो इसके अंतर्गत 9 अवयव हैं, तो प्रत्येक का नहीं निकालेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर 1 2 ठो का निकालते हैं। जैसे मान लीजिए 1 का लेना है, तो 1 का उपसारणिक, तो ये कहाँ पर है? पहली पंक्ति पहले स्तंभ पर है, इसलिए इसका सीरियल नंबर होगा M11। इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? द्वितीय कोटि में तो 1 अंक बच रहा था, पर तृतीय कोटि में तो पहली पंक्ति को छुपा दीजिए, ये छुप गया, और पहले स्तंभ को हटा दीजिए, तो क्या मिला? 2179। 2179। अब इसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं द्वितीय कोटि के सारणिक का, तो 9 दूनी 18 और 7 एकम 7, 18 में 7 गया 11, यानी ये हो गया 1 का उपसारणिक। क्या मिला हमको? 11। इसी प्रकार मान लीजिए हमको निकालना है, इस 2 का निकालना है, 2 का उपसारणिक। तो ये 2 कहाँ पर है? दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ पर है, दूसरा रो और दूसरे कॉलम पर, तो M22। तो इसको आप हटा दीजिए, तो क्या बचा यहाँ? 1 4, और इसको भी हटा लेंगे बीच का, तो ऊपर बचा 1 4 और नीचे बचा 5 9। 1 4 5 9। इसको सॉल्व करिए, तो 9 एकम 9 और 5 चौक 20, तो आ गया ऋण 11। अब मान लीजिए एक ठो और निकालते हैं, 9 का उपसारणिक। तो 9 कहाँ पर है? तीसरी पंक्ति
तीसरे स्तंभ का अवयव है, इसलिए इसका नंबर होगा M33। अब तीसरी पंक्ति को छुपाइए और तीसरे स्तंभ को छुपाइए, तो क्या मिला 1 2 3 2, 1 2 3 2। सॉल्व करिए, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, तो क्या मिला -4। तो ये हुआ किसी दिए गए सारणिक में जितने अवयव हों, द्वितीय कोटि का सारणिक होगा तो 4 अवयव होंगे, तृतीय कोटि का सारणिक होगा तो 9 अवयव होंगे। जितने अवयव हैं सभी अवयव का हम उप सारणिक या माइनर्स निकाल सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सहखंड। सहखंड भी क्या है, तो किसी सारणिक के प्रत्येक अवयव का हम सहखंड भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि हमने उप सारणिक प्राप्त किया। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो लगभग सेम पोजीशन। सहखंड को हम कोफैक्टर कहते हैं और इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखेंगे C इक्वल टू मैं M लिख रहा हूँ, कारण क्या है, जैसे मान लीजिए मैं C11 लिखा, इसका मतलब हुआ किसी सारणिक के पहले पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव का सहखंड, और M11 लिख दिया, इसका मतलब हुआ उसी सारणिक के पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का उप सारणिक। तो दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, तो दोनों के बीच रिलेशन मात्र इतना है कि -1 टू दी पावर 1 + 1 लिखना होगा। तो ये तो हुआ सहखंड और उप सारणिक के बीच में संबंध। अब ये सहखंड निकलेगा कैसे, इसको देखते हैं। तो उदाहरण ले लेते हैं एक तो फिर से एग्जाम्पल लिया 1 - 2 4 6। अब मान लीजिए 1 का सहखंड लिखना है, 1 का सहखंड, तो ये हो जाएगा -1 टू दी पावर 1 + 1 लिखेंगे। 1 का सहखंड मतलब क्या हुआ, C11, पहली पंक्ति पहले स्तंभ के अवयव का सहखंड, तो C11 लिखेंगे इसको। अब जो नंबर यहाँ पर होगा पंक्ति और स्तंभ का, उसी को -1 टू दी पावर R + C भी हम कह सकते हैं, यानी ऋण 1 की घात 1 धन 1। अब ये छूट गया, ये छूट गया, तो बचा 6, यही हमारा आंसर हुआ। फिर C12, इसका मतलब हुआ पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के अवयव का सहखंड, यानी ऋण 2 का सहखंड, तो ये हुआ ऋण 2 की घात। इसका नंबर क्या है 1 2, तो यहाँ पावर में होगा 1 + 2, और इसको छोड़ दीजिए पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो मिला 4। तो यहाँ तो आएगा 4, लेकिन -1 टू दी पावर क्या है 2 + 1 3, तो विषम संख्या घात में होगा तो ऋण चिन्ह ऋण में आ जाएगा। अब 4 का सहखंड लिखेंगे, तो 4 का सहखंड, 4 का नंबर क्या होगा C21, तो यहाँ पर -1 टू दी पावर 2 + 1, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ने से क्या मिला -2, तो ये हो जाएगा 2। यहाँ का माइनस और इसके पावर में विषम नंबर आ रहा है, इसलिए यहाँ का माइनस तो हो गया प्लस। अब बचा 6 का सहखंड, तो ऋण 1 की घात क्या लिखना है, तो इसका नंबर क्या है C22, यानी दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव, तो पावर में 2 + 2 और बचा हुआ अवयव क्या है 1, तो ये आ जाएगा 1। इस प्रकार से द्वितीय कोटि के सारणिक के प्रत्येक अवयव का हमने क्या प्राप्त किया, सहखंड। इसी क्रम में हम तृतीय कोटि के सारणिक का भी सहखंड प्राप्त कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल 1 2 4 9 7 5 3 2 1 ये ले लिए। अब इसके अंतर्गत 9 अवयव हैं, प्रत्येक अवयव का हम सहखंड या कोफैक्टर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल 2 का लिखना है मान लीजिए, तो ये लिखते हैं 2 का सहखंड। तो 2 का नंबर क्या है, ये पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का नंबर है, तो C12 हुआ। तो C12 हुआ तो यहाँ तो -1 टू दी पावर 1 + 2 लिखेंगे। अब इसके सामने इसका उप सारणिक क्या था वो लिखाता है, यानी ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे तो 9 3 इधर मिला और इधर से मिला 5 1, तो ये पावर में क्या हुआ 2 + 1 3 और ऋण 1 की घात 3 मतलब आएगा ऋण। अब यहाँ पर हमारे पास सारणिक है 9 3 5 1, और ये द्वितीय कोटि के सारणिक को कैसे हल करते हैं ये हमने देखा है। 9 एकम 9 और 5 तिया 15, 9 में 15 गया,
ऋण 6 और बाहर का ऋण मिला देंगे तो हो जाएगा धन 6। इसी प्रकार हम प्रत्येक अवयव का उपसारणिक निकाल सकते हैं। अंततः फिर से मैं उसी निष्कर्ष पर पहुंचूंगा कि उपसारणिक और सहखंड में संबंध क्या है। तो CIJ -1 to the power I + j इंटू MIJ, अर्थात ये मान लीजिए यहाँ पर 1 1 है तो यहाँ भी पावर 1 1 होगा, ये भी 1 1 होगा। ये अगर I का मान 2 है, J का मान 3 है तो ये 2 3 2 3 ऐसा रखते हैं, दोनों के बीच का ये संबंध हुआ। कुछ द्वितीय कोटि के प्रश्न को हम और हल करते हैं, जैसे sin x cos x cos x sin x, ये द्वितीय कोटि का एक सारणिक है। इसका मान ज्ञात कीजिए, यही प्रश्न इसमें आता है 2 नंबर का। तो sin x गुणित sin x तो ये हुआ sin स्क्वायर x, माइनस रूल है, और cos x का मल्टीप्लाई माइनस cos x से करेंगे तो जो माइनस cos स्क्वायर x मिल रहा है उस माइनस का इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा प्लस। तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया 1, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1। एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 आयोटा माइनस i और ये हुआ 1, इसका वैल्यू निकालो। तो एक एकम एक और ऋण i का स्क्वायर, तो ये कैसा i स्क्वायर मिलेगा, यहाँ माइनस है इसलिए माइनस i का स्क्वायर मिलेगा, और माइनस माइनस हुआ प्लस, और i स्क्वायर का वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है -1। इस प्रकार इस द्वितीय कोटि के सारणिक का मान कितना हुआ 0। एक तृतीय कोटि के सारणिक का मान और ज्ञात करेंगे, डेल बराबर 1 -1 2 4 3 2 5 3 1। अब इसका मान निकालना है, तो पहला नंबर क्या लिखेंगे 1, फिर इसके सामने इसका उपसारणिक 3 2 3 1, फिर माइनस लगा के जो भी यहाँ अवयव होगा तो -1 है, और उस रो और उस कॉलम को छोड़ेंगे तो 4 5 2 1, फिर आ जाएगा ये 2 और उसके सामने 4 3 5 3, ऐसा लिख लेंगे। 1 3 का गुणा 1 से 3 एकम 3 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4 5 दूनी 10 धन 2 4 तिया 12 और 5 तिया 15। 3 में 6 गया ऋण 3 का गुणा 1 से, 4 में 10 गया ऋण 6 का गुणा 1 से, और 12 में 15 गया ऋण 3 का गुणा 6 से, तो ऋण 6 6 6 12 3 ऋण 15। इस प्रकार से हमने देखा कि सारणिक क्या है, द्वितीय कोटि का सारणिक, तृतीय कोटि का सारणिक, उसके प्रसार, उप सारणिक और सहखंडों का अध्ययन हमने यहाँ किया। अब हम होमवर्क नोट कर लेते हैं। पहला, मान ज्ञात कीजिए। तो एक द्वितीय कोटि का सारणिक है 10x -1 1 10x, इसका वैल्यू आपको निकालना है, आंसर बता देता हूँ, sec स्क्वायर x आएगा। ये तृतीय कोटि का सारणिक लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0। एक द्वितीय कोटि का सारणिक यहाँ लिखा हुआ है 1 -2 4 3 के सभी अवयवों का उप सारणिक भी लिखना है और सहखंड भी आपको लिखना है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, यदि सारणिक ऋण 6 2 3 m का मान 12 हो तो, अर्थात बराबर 12 दिया है, n का मान 12 हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड को आप कैसा सॉल्व करेंगे, जैसे द्वितीय कोटि का मान ज्ञात कर रहे हों और उसके इक्वल 12 को लेते हुए चलेंगे तो आपको m का मान प्राप्त हो जाएगा।